जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 261 से लेके 270 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 261, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 दिए गए हैं और लिस्ट 2 दिए गए हैं और आपको मैच करना है इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो देखिए, लिस्ट 1 में हमारा दिया हुआ है इलास्टिक सेटलमेंट दिया हुआ है, प्राइमरी कंसोलिडेशन दिया हुआ है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन दिया हुआ है एंड क्रीप दिया गया है। और राइट हैंड वाले लिस्ट 2 में आपको डेफिनेशन दिया गया है। जो लिस्ट 1 में दिया गया है ये चारों जो दिया गया है ये चारों हमारा बताता है टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इलास्टिक सेटलमेंट को ही हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, ठीक है। तो इलास्टिक सेटलमेंट किसके कारण से होता है? जो हमारा तुरंत हमारा सेटलमेंट हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक सेटलमेंट, और इसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो ये सेटलमेंट होता क्या है? तो ये सेटलमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे होते हैं तब हमारा सेटलमेंट हो जाए, या तो तुरंत कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा इमीडिएटली हमारा सेटलमेंट हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक सेटलमेंट। तो यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा इट कैन अकर्स फॉर शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड देखिए कहाँ पे है, तो देखते हैं। जैसे हम लोग शॉर्ट पीरियड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ अकर्स विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड जब भी लिखा रहेगा तो वो इलास्टिक सेटलमेंट की बात कर रहा है, मतलब 1 का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस पोर वाटर फ्रॉम द वॉइड्स, मतलब जो एक्सेस वाटर होगा उसका रिमूवल होना फ्रॉम द वॉइड से, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब ढूंढिए यहाँ पे कहाँ पे है हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 में ही दिया हुआ है डिसिपेशन ऑफ एक्सेस वाटर प्रेशर, मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर फ्रॉम द वॉइड्स का निकलना, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन को ही हम लोग और बोलते हैं क्रिप सेटलमेंट बोल रहे हैं, क्रिप सेटलमेंट भी बोलते हैं इसे हम लोग। और सेकेंडरी कंसोलिडेशन एक ऐसा कंसोलिडेशन होता है जब सॉइल पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होता है तो उसमें से हमारा जो हमारी पानी निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। मतलब क्या बोल सकते हैं, इट कैन्स कंप्रेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल देखिए कहाँ पे है, तो ये नंबर है हमारा 4 में है। और जैसे कि क्रिप हम लोग जानते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन लोड, मतलब कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे हमारी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिप बोलते हैं। तो कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे हमारी देखिए चेंज इन वॉल्यूम कहाँ पे है, तो हमारा 1 पे है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3241 हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3214, तो 3214 देखना है हमको, 3241 देखना है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा दिया 4312 बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा दिया 3241 जो कि हमने निकाला यहाँ पे 3241, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस ढंग से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 262, गिवन दैट फॉर एन ओवर कंसोलेटेड क्ले डिपॉजिट द प्रेशर अंडर विच द डिपॉजिट हैज़ बीन फुल्ली कंसोलेटेड इन पास्ट इज 125 kilonewton per meter square and present overburden pressure is 75 kilonewton per meter square, then over consolidated ratio of soil deposit is A 75 by 125, option B 50 by 75, C 125 by 75, D 200 by 75। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या होता है, तो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें हम लोग बोलते थे कि मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन पास्ट, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन पास्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन प्रेजेंट, यही बोलते थे पास्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट। तो हमको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पास्ट कितना दिया गया है और प्रेजेंट कितना दिया गया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट में हमारा दिया है 125 kilonewton पर मीटर स्क्वायर एंड प्रेजेंट में हमारा दिया हुआ है 75 kilonewton पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 125 by 75 हो जाएगी। अब ढूंढिए 125 by 75 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए दिया है 75 by 125 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 50 by 75 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 125 by 75 मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर।
कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम लोग क्या बोलते थे, ओवर कंसोलिडेटेड बोलते थे। अगर हमारी OCR की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल कंसोलिडेटेड बोलते थे। अगर OCR की वैल्यू हमारी 1 से कम हो जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, अंडर कंसोलिडेटेड। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कभी कभी कि निकालो और बताओ भाई ये कौन सा सॉइल है। तो इस ढंग से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 263, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में भी आपको लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है और आपको मैच करने बोला गया है। तो लिस्ट 1 में देखिए हम लोग पहला क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू पॉइंट लोड इन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। फिर दूसरा दिया हुआ है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू पॉइंट लोड इन ए एनिस्ट्रोपिक सॉइल मीडियम। फिर तीसरा दिया हुआ है इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर एरिया। फिर चौथा दिया हुआ है इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन इरेगुलर शेप्ड एरिया। अब हमको पता है कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कौन से सॉइल से कौन से मेथड से निकालते, तो वो बोज़निक इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको देखिए 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का हमारी 3 हो जाएगी। अब हमको पता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एनिस्ट्रोपिक सॉइल के लिए किस में निकालते हैं, तो उसका नाम होता है वेस्टरगार्ड। तो देखिए वेस्टरगार्ड कहाँ पे है, तो वेस्टरगार्ड हमारे 4 नंबर पे है। फिर देखिए आपको लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर एरिया। मतलब रेक्टेंगुलर एरिया मतलब रेगुलर शेप एरिया की बात करता है। तो रेगुलर शेप एरिया जब भी आपको पूछा जाएगा तो वो कौन सा मेथड है, स्टीनब्रेनर इक्वेशन है। तो हमारी इसकी 1 हो जाएगी। फिर आपको इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन इरेगुलर शेप एरिया। अब हमारा दिया हुआ यहाँ पे इरेगुलर शेप एरिया दिया गया है, उसका इन्फ्लुएंस चार्ट हम लोग कौन से मेथड से निकालते, तो वो न्यूमार्क मेथड होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी 3 4 1 2। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया 4 3 2 1 बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया 3 4 2 1 बिल्कुल गलत है। तीसरा दिया 3 4 1 2, हमने भी निकाला 3 4 1 2। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस ढंग से आपको याद रखना है कि बोज़निक मेथड कौन से सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, तो आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। एनिस्ट्रोपिक सॉइल के लिए हमारी वेस्टरगार्ड। कभी कभी एनिस्ट्रोपिक सॉइल को लिख के हमारा और क्या लिख देगा, स्ट्रैटिफाइड सॉइल। तो स्ट्रैटिफाइड सॉइल भी आपको लिखा रहेगा, तो समझ जाना वेस्टरगार्ड की बात कर रहा है। और आपको बोला है रेगुलर शेप एरिया के लिए हमारा इन्फ्लुएंस चार्ट कौन से मेथड से करते हैं, तो ब्रेनर मेथड से करते हैं। और इरेगुलर शेप एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमार्क चार्ट यूज़ करते हैं। तो इस ढंग से आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 264, गिवन दैट WN natural frequency of a foundation soil system, CU coefficient of elastic uniform compression of soil, A equal to contact area of the foundation with soil, M equal to mass of machine plus foundation। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फाउंडेशन इन ए सॉइल सिस्टम फॉर द एनालिसिस ऑफ मशीन फाउंडेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय बार्कन मेथड यूजिंग द इक्वेशन। अब देखिए बार्कन मेथड से हम लोग जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालते हैं उसका इक्वेशन हमारा क्या होता है कि अंडर रूट में हमारा CU इंटू A डिवाइडेड बाय M। मतलब आपको पूरा चीज़ होगा, मतलब सभी चीज़ अंडर रूट में होगा। जिसके इसके ऑप्शन में हमारे एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसके आंसर हमारी डी होगी, लेकिन डी में हमारी आपको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है CU इंटू A बाय M। अब CU क्या है हमारी इलास्टिक कंप्रेशन है, A क्या है कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द फाउंडेशन है, M क्या है मास ऑफ मशीन फाउंडेशन है। तो जब भी आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा आपको निकालिए बाय यूजिंग बर्कन्स मेथड से, तो उसकी फॉर्मूला हो जाती है अंडर रूट CU इंटू A डिवाइडेड बाय M। मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 265, the given diagram relates to the design feature of the sampler affecting soil disturbance. The area of the ratio is given by ऑप्शन ए D स्क्वायर D2 का स्क्वायर माइनस D3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर। ऑप्शन बी D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर। ऑप्शन सी D स्क्वायर का स्क्वायर माइनस D4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D4 का स्क्वायर। D3 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर बाय D1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है D1 दी गई है और D2 दी गई है। अब ये D1 एंड D2 हमारी होती है कटिंग एज के लिए। अब D1 क्या हो गई हमारी इनसाइड कटिंग एज एंड D2 क्या हो गई हमारी आउटसाइड कटिंग एज हो गई। अब हमारा जो ऊपर वाला D3 है, D3 एंड D4 हमारी क्या होती है सैम्पलिंग ट्यूब की होती है। तो D3 क्या हो जाएगी हमारी इनसाइड डायमीटर ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब एंड D4 क्या हो जाएगी हमारी
आउटसाइड डायमीटर ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब। अब यहाँ पे आपको पूछा है एरिया रेशियो निकालना है, तो एरिया रेशियो का फॉर्मूला होता है कटिंग एज से रिलेटेड। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, आउटर कटिंग एज का स्क्वायर माइनस इनर कटिंग एज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनर कटिंग एज का स्क्वायर। अब हम लोग जो एरिया रेशियो निकालेंगे अनडिस्टर्ब सॉइल का, तो हमको उसमें देखना चाहिए कि एरिया रेशियो हमारी हमेशा 10% से कमी होनी चाहिए। अगर हम लोगों को अच्छे से सैंपल कलेक्ट करना है तो हम लोग को एरिया रेशियो क्या हो जाएगी, हमारी कमी होनी चाहिए, मतलब लेस देन 10% से कमी होना चाहिए अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर बाई d1 का स्क्वायर। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो नीचे देखिए d1 है तो यहाँ भी हमारी d1 होगी, जो साइन हमारी राइट हैंड साइड में होगी वो हमारी नीचे में होगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ d2 स्क्वायर माइनस d3 स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे d3 होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। d2 स्क्वायर d1 का स्क्वायर बाय d1 का स्क्वायर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर एरिया रेशियो। अब एरिया रेशियो में हम लोग कटिंग एज का ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, static cone penetration test and standard penetration test are performed on soil at a certain depth. The value of static cone penetration test is 8 MPa and n value is 20. The soil meet with at the depth is option A sandy silt, option B clayey silt, option C sand and gravel mixture and option D medium dense sand. अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, एक तो SCPT की वैल्यू दी गई है 8 MPa और n की वैल्यू दी गई है 20 डिग्री। उसके हिसाब पे आपको बोला है कि बताओ भाई कौन सा सॉइल होगा। तो जब भी हमारी n की वैल्यू 20 होगी तो हम लोग बोल सकते हैं उसको मीडियम डेंस सैंड बोल सकते हैं। तो मीडियम डेंस सैंड ढूंढना है। कभी कभी किसी बुक में हमारे मीडियम सैंड भी हो सकता है, दूसरा हमारी क्या हो सकती है, सैंड सिल्ट भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। जब भी सैंड एंड सिल्ट बोलेगा तो डेट इज कंसिडर्ड एज ए मीडियम डेंस सैंड। तो हमारे इस ऑप्शन में ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक्यूरेट मारेंगे तो क्या मारेंगे, हम लोग डी मारेंगे, मीडियम डेंस सैंड। सेकेंड प्रायोरिटी हम लोग सैंडी सिल्ट डालेंगे जब एन की वैल्यू हमारी 20 रहेगी। तो ये एक टेबल में दिया रहता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जब एन की वैल्यू 10-20 रहेगी तो हम लोग कंसिडर करेंगे मीडियम डेंस सैंड। क्वेश्चन नंबर 267, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। 1 void ratio, 2 degree of saturation, C3 pressure head and 4 grain size. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जैसा कि हमने देखा कि परमेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था ग्रेन साइज के आधार पे, जितनी हमारी ग्रेन साइज बढ़ेगी उतनी हमारी परमेबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा था वॉइड रेशियो भी अगर बढ़ेगा तो हमारी परमेबिलिटी बढ़ेगी। फिर तीसरा हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर हमारी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो हम लोग बोलेंगे उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। तो ये 3 फैक्टर तो हमारे अफेक्ट करते ही हैं परमेबिलिटी को। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। तो 1 दिया वॉइड रेशियो अफेक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात कर रहा है। दूसरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन करेगा, बिल्कुल सही करेगा। तीसरा प्रेशर हेड हमारा हमने अफेक्ट नहीं करेगा परमेबिलिटी को, ग्रेन साइज हमारी अफेक्ट करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, मतलब 1, 3, 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं 1, 3, 4 कहाँ पे है। पहला दिया 1, 2, 4 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1, 2, 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 2, 3, 4 बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा हमारा दिया 1, 3, 4 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 है, क्योंकि 1 हमारे वॉइड रेशियो, 2 हमारे ये है और 4 है। तो 1, 2, 4 हमारा देख रहे हैं, पहला ही ऑप्शन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने गुप्ता एंड गुप्ता में देख रहे हैं, ये कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है परमेबिलिटी को। तो ग्रेन साइज करती है, वॉइड रेशियो करती है, सैचुरेशन करती है, विस्कोसिटीज करती है, यूनिट वेट कंसिडर करते हैं, फिर साइज करते हैं, शेप करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है, फिर से आपको बोला है मैच करने के लिए। तो पहला दिया हुआ है लिस्ट 1 में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमने देखा था कि ऐसे वाटर कंटेंट पे हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो आपको क्या ढूंढना है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ढूंढना है। तो ढूंढिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ है। तो पहला दिया है कंपैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल, फिर दूसरा दिया हुआ है कंपैक्शन ऑफ ग्रेनुअल सॉइल, तीसरा दिया हुआ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो मतलब 1 की हमारी क्या हो जाएगी, 3 वाली हो जाएगी।
फिर दूसरा दिया हुआ है वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर क्या है? हमारा कंपैक्शन इक्विपमेंट है। ये हमारा किसके लिए यूज़ होता था? तो ये हमारा वाइब्रेटरी रोलर हमने सैंड के लिए यूज़ होता था। हमने आपको बताया था कैसे भी याद रखना है। तो VS याद रखना है, वीरेंद्र सहवाग। मतलब वाइब्रेटरी रोलर कौन से के लिए होगा? हमारा सैंड के लिए हमेशा यूज़ होगा। सैंड को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर सॉइल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रेनुलर सॉइल कहाँ पे है? तो ग्रेनुलर सॉइल हमारे सेकंड नंबर पे ही है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड होगा। फिर तीसरा दिया है जीरो वॉइड लाइन। हमने देखा था जीरो एयर वॉइड लाइन मतलब क्या? वहाँ पे हमारा 0% वॉइड होगा, मतलब एयर जो होगा वो जरा सा भी हमारा क्या होगा? नहीं होगा। हमारा हमेशा क्या हो जाएगा? पानी ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 100% सेचुरेशन लाइन। तो 100% सेचुरेशन लाइन ढूंढिए कहाँ पे है? तो देखिए 100% सेचुरेशन लाइन हमारे 5वां नंबर पे है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? 5। अब इसमें दो चीज़ आपको, कंपैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल बिल्कुल नहीं होगा और रिलेटिव डेंसिटी की बात नहीं होगी। अब कंपैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल आपको बोलता है, मतलब क्ले के लिए बोलता है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? सिर्फ फुट रोलर से हम लोग कोहेसिव सॉइल का कंपैक्शन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है 3 ही, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वाइब्रेटरी रोलर एंड जीरो वॉइड लाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3, 2, 5। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए दिया 4, 1, 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, 2, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। Question number 269. In a flow net diagram, the length of the flow line in last square is 2 meter and total head loss is 18 meter and number of potential drop is 12. The value of exit gradient. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा दिया गया हेड लॉस दिया हुआ 18 मीटर और आपको नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है 12 मीटर। तो सबसे पहले हमको एक ड्रॉप का निकालना पड़ेगा कितना हेड लॉस होता है। तो एक ड्रॉप का हमारा कितना हेड लॉस हो जाएगा? दैट इज 18/12। ये हम लोग लिख सकते हैं एक ड्रॉप का हमारा इतना हेड लॉस होगा। अब आपको बोला है एग्जिट ग्रेडियंट निकालने के लिए। तो एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो हमारा होता है पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। यही हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इन लास्ट फील्ड डिवाइडेड बाय लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप कितना निकला हमारा? 18/12 निकला। और लेंथ कितनी निकली हमारी? लेंथ दी गई है 2 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 18/12 इंटू 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 मतलब 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 के हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.75। तो हमारी आंसर कितनी हो जाएगी? 0.75। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। 0.33 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 0.75, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 12। तो 12 पोटेंशियल ड्रॉप का हमारा हेड लॉस कितना है? 18 मीटर है। तो एक का कितना होगा? तो एक का हो जाएगा हमारा 18/12। तो इस ढंग से आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ, अगर लेंथ फॉर्मूला होता है। अगर हेड लॉस नहीं दिया हो तो डायरेक्ट आप लोग निकालते 12/2। तो ये सब आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 270. The soil has 28 gram of soil solid and 10 cubic of voids, 9 gram of water and specific gravity of soil gram of 2.7. Consider the following statement in this regard. The water content is 9/28. Void ratio is 10 into 2.7 divided by 28. Degree of saturation is 900 divided by 10 into 2.7. The porosity is 10 into 2.7 divided by 28 plus 10 into 2.7। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये सब वैल्यू दी गई है और बताया गया है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड मतलब WS की वैल्यू कितनी दी गई है? 28 ग्राम दी गई है। 10 क्यूबिक्स ऑफ वाइट्स दी गई है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हमारी 10 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। फिर 9 ग्राम ऑफ वाटर दी गई है, मतलब वेट ऑफ वाटर हमारी कितनी दी गई है? 9 ग्राम दी गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी दी गई है? 2.7, मतलब जी की वैल्यू 2.7 दी गई है। अब आपको बोला है वाटर कंटेंट निकालने। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है? 9 एंड वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है? 28। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, मतलब वाटर कंटेंट हमारा यहाँ पे सही है, मतलब 1 हमारा सही हो गया। फिर दूसरा हमारी दी गई है ई की वैल्यू निकालने बोला गया है। ई मतलब वॉइड रेशियो मतलब VV/VS। तो VV देखिए क्वेश्चन में दी गई है 10 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, लेकिन यहाँ पे VS की वैल्यू दी नहीं गई है। तो VS की वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ρS/ρW।
तो रो एस को हम लोग और क्या ले सकते हैं, डब्ल्यू एस बाई वी एस ले सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एंड रो डब्ल्यू की वैल्यू हमारी यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। तो जी की वैल्यू हमको दिया गया है डब्ल्यू एस बाई वी एस, यहाँ से हम लोग वी एस निकाल सकते हैं। तो वी एस क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू एस बाई जी हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉलिड दी गई है 28, जी की वैल्यू दी गई है हमारी कितनी, 2.7। तो हम लोग वी एस की वैल्यू निकल गई है। अब हम लोग ई की वैल्यू निकाल लीजिए। ई की वैल्यू हमारी वी वी बाई वी एस है। तो वी वी कितनी है हमारी, 10 है। एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2.7 ऊपर चली जाएगी, और 28 मतलब 10 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 28 मतलब बिल्कुल सही है। दूसरा भी हमारा सही रहेगा। तीसरा हमारा दिया गया है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब किसकी वैल्यू दी गई है, एस की वैल्यू दी गई है। तो ई इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं डब्ल्यू जी बाई एस। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू जी बाई ई हो जाएगा। तो डब्ल्यू हमारा वेट ऑफ वाटर कितना निकला है, तो वेट ऑफ वाटर हमारा निकला है 900 बाई 28। और जी की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू हमारी 2.7 है। ई की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 10 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 28, मतलब ये मैच नहीं करता है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा दिया हुआ पोरोसिटी, मतलब एन की वैल्यू निकालना है। तो ये होता है वी वी बाई वी। तो वी वी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। वी को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितनी है हमारी, तो 10/10। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारी कितनी निकली है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकली है 28/2.7। तो ये हमारा सही है, मतलब चौथा सही है, मतलब 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट आंसर। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 4। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। 1, 2, 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 बिल्कुल गलत है। तीसरा दिया 1, 3, 4 बिल्कुल गलत है। चौथा दिया 1, 2, 4 आर करेक्ट, मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।